हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स। अस्त्रा एकेडमी में फिर से आज आपका स्वागत है। मैं शिवालिका लेके आई हूँ आपके लिए कंप्लीट बायोलॉजी की सीरीज। यार सेम ही आपकी आने वाली है फिजिक्स की सीरीज और सेम आने वाली है केमिस्ट्री की सीरीज। हम लोग यहाँ पे आपका पूरा सीडीएस एनडीए का सिलेबस पूरा स्टडी करने वाले, इवन सीएपीएफ एसी के लिए जो अगस्त में आने वाला है उसके लिए भी ये सीरीज बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। यहाँ हम पूरे कॉन्सेप्ट को पीवाईक्यू बेसिस पे पढ़ेंगे, प्लस जो सीरीज में चेंजेस आए हैं वो सारे भी यहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। हम स्टार्ट करते हैं अपना। देखते हैं आज पहला चैप्टर हम लोग कौन सा पढ़ने वाले हैं। तो आपका पहला चैप्टर है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। एज वी नो कि यूपीएससी यानी कि हमारे सीडीएस सीडीएस में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हर बार इसमें से हमें 3 से 4 क्वेश्चन देखने के लिए मिल ही जाते हैं। 3 to 4 क्वेश्चंस। ठीक है, जैसे इस बार जो क्वेश्चन आया था सीडीएस में वो कौन सा आया था, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आया था। एक तो आपका डीएनए वाला करंट अफेयर बेस्ड वाला क्वेश्चन, फोटो 51। ठीक है, तो हम सेल सेल के अंदर ही डीएनए पढ़ते हैं, तो ये क्वेश्चन वहीं से आया था। समहाउ इट वाज रिलेटिंग विद इट। ओके, और नेक्स्ट जो होता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है बच्चे, जो यहाँ से आया था वो आया था आपके माइक्रो बॉडीज पे। माइक्रो बॉडीज, तो इस बार ये 2 क्वेश्चन आए थे। और उससे पहला देखा जाए तो सेल के स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन आया था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे क्वेश्चन आ चुका है, और एक लाइसोसोम पे क्वेश्चन आया था। हाँ, इस बार एक लाइसोसोम पे भी क्वेश्चन आया था आपका कि सलाइवा में क्या पाया जाता है, लाइसोसोम। तो हम लोग देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 3 क्वेश्चन इसी टॉपिक में से थे। तो अब चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहला जैसे हमें पता है बच्चे कि सेल की डेफिनेशन बचपन से हम रट्टा लगाते हुए आ रहे हैं। सेल क्या है? सेल क्या है? सेल इज द फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इससे क्या समझ आता है? क्या है फंडामेंटल का मतलब? क्या है यहाँ पे? फंडामेंटल का मतलब है कि ये जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो यूनिसेलुलर हो, मल्टी सेलुलर हो, किसी भी टाइप का रिप्रोडक्शन करता हो, किसी भी तरह का आपका न्यूट्रिशन लेता हो, सबके सबकी बेसिक यूनिट जो है जहां से वो बना है, कौन है? सेल है। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक फंडामेंटल यूनिट यानी जहां से वो बना है वो क्या है? सेल है। ठीक है, चलो बात करते हैं स्ट्रक्चरल की। ये स्ट्रक्चरल क्या है? एज वी नो, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, हमारी बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस हो रहे हैं। एक सेल तो वो फंक्शंस कर नहीं सकता, बट देखा जाए यूनिसेलुलर में तो एक यूनिसेलुलर सेल में सेम फंक्शंस किए जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं बच्चा अपने, मतलब बहुत ही ज्यादा हायर ऑर्गेनिजम्स हैं सच एज वी ह्यूमन बीइंग्स, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे आपका हो रहा है, सबसे पहले सेल आता है। ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल्स मिलके क्या बनाते हैं? टिश्यूज बनाते हैं। ठीक है, तो सेल ने क्या बनाया? टिश्यू बनाया। और टिश्यूज मिलके क्या बनाते हैं? टिश्यूज बनाते हैं ऑर्गन्स। राइट, हमारा हार्ट हो गया, लीवर हो गया, स्टमक हो गया, इन्होंने बनाया ऑर्गन। और जब बहुत सारे ऑर्गन्स आपस में मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं बच्चे? ऑर्गन सिस्टम। अब ये ऑर्गन सिस्टम से क्या मतलब मैम आपका? जैसे कि मैं बोलूं रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, या डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या क्या आ रहा है? माउथ आ रहा है, इजोफेगस आ रही है, उसके बाद स्टमक आ रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस। ये क्या है? बहुत सारे ऑर्गन्स ने मिलकर एक प्रॉपर सिस्टम बनाया है, और वो सिस्टम एक कॉमन फंक्शन को कर रहा है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हमने देखा कि हम सबकी एक स्ट्रक्चरल यूनिट है जो मिलके हमारे सारे फंक्शंस कर रही है। ये वर्ड भी आपको क्लियर हो गया है, राइट? और नेक्स्ट हम देखें फंक्शनल। अब आप बात करो जैसे कि ऑर्गेनिजम्स को हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे डिवाइड करते हैं? या तो यूनिसेल्युलर होता है या मल्टी सेल्युलर होता है, राइट? तो एक होता है आपका यूनिसेल्युलर, और दूसरा कौन सा होता है बच्चे? मल्टी सेल्युलर। ठीक है, एक यूनिसेल्युलर, मल्टी सेल्युलर। हमारी बॉडी में क्या क्या फंक्शंस हो रहे हैं बात की जाए तो सबसे पहला हम लोग क्या कर रहे हैं? फूड का इंटेक कर रहे हैं। चलो हमने बोल दिया इंजेक्शन कर रहे हैं, राइट? हम लोग डाइजेशन भी करते हैं, डाइजेस्ट करने के बाद हम उस फूड को एब्जॉर्ब भी करते हैं, एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है। ठीक है, हम लोग रेस्पिरेशन भी कर रहे हैं, सांस भी ले रहे हैं।
हमारी बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल बना है उसे रिलीज भी कर रहे हैं, एक्सक्रीशन भी कर रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद हम लोग ग्रोथ भी कर रहे हैं, रिप्रोड्यूस भी कर रहे हैं। क्या यही सेम चीजें यूनिसेल्युलर नहीं करता? करता है या नहीं करता? सोचो, क्या अमीबा ये सेम चीजें नहीं करता? अमीबा इन सब प्रोसेस के बिना जिंदा रह सकता है? बिल्कुल नहीं। वो भी रिप्रोड्यूस करता है, वो भी डिवाइड करता है, एंडोसाइटोसिस की प्रोसेस के थ्रू वो भी खाना लेता है, इनटेक करता है, उसको डाइजेस्ट करता है, सेल वॉमिट या एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू वो बाहर रिलीज भी करता है, ठीक है, उसके आपके डॉटर सेल्स भी बनते हैं उसके। तो सेम फंक्शंस तो आपके यूनिसेलुलर भी कर रहा है, यानी खाली एक सेल या ग्रुप ऑफ सेल पूरा ऑर्गन मिलके जो फंक्शंस कर रहा है वो सिंगल सेल भी कर सकता है, ठीक है। तो वहां से आया कि आपका सेल क्या है, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। तो ये छोटी सी डेफिनेशन थी, ये छोटा सा एक्सप्लेनेशन था, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आपके बहुत सारे स्टैटिक पोर्शन आते हैं, उन स्टैटिक पोर्शन को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। कौन सा कहाँ पे इंपॉर्टेंट है, किसने क्या डिस्कवर किया, कहाँ से डिस्कवर किया, कब डिस्कवर किया, और उस पर आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कैसे आते हैं वो देखते हैं, ठीक है। चलो चलो, डिस्कवरीज। तो यहाँ पे हमें बताना है कि सबसे पहले किसने कौन सा सेल डिस्कवर किया या सेल का कौन सा पार्ट डिस्कवर किया और क्या डिफरेंसेस थे, ठीक है। जब हम बात करते हैं रॉबर्ट हुक की, इन्होंने क्या डिस्कवर किया था? इन्होंने डिस्कवर किया था एक सेल, ठीक है। सेल कैसा था? सेल कैसा था? सेल था डेड, मृत, मरा हुआ कोशिका, ठीक है। तो इन्होंने जो सेल डिस्कवर किया था बच्चे, वो था आपका डेड सेल। कहाँ डिस्कवर किया था? कॉर्क, ठीक है, यानी पेड़ की छाल बोल सकते हो वॉक में। अब देखो, एक बड़ी सिंपल सा पॉइंट, जब कोई चीज डिस्कवर करी जाती है तो वो किसी बुक में भी लिखी जाती है, और उस टाइम के अकॉर्डिंग हमारे लिए आज सेल क्या है, हम लोगों के लिए तो बहुत सिंपल चीज हो चुकी है, क्योंकि हम लोग इसको पढ़ते हुए आ रहे हैं। वहां पे पहली बार डिस्कवर किया गया था, डिस्कवर किया गया था तो भाई इसको बुक में भी लिखना था। तो जो रॉबर्ट हुक ने बुक लिखी थी वो इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि क्लास 9th एनसीईआरटी में इस बुक का नाम मेंशन्ड है, ठीक है। तो बुक का नाम क्या था? रॉबर्ट हुक की बुक का नाम था आपका माइक्रोग्राफिया, माइक्रोग्राफिया, ठीक है। क्या है बच्चे ये बुक है जो रॉबर्ट हुक ने लिखी थी। चलो, नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, अगले नाम के ऊपर, सो सॉरी, एंटिन वॉन ल्यूवेनहॉक। इन्होंने क्या डिस्कवर किया था? अब ये कोई ऐसे बड़े ही उत्सुक प्राणी थे, साइंस से बड़ा बड़ा ही वो मजा आता था इन्हें, ठीक है। अपना खुद का इन्होंने माइक्रोस्कोप बनाया, माइक्रोस्कोप बनाने के बाद ये गए पॉन्ड में और वहां से वाटर उठाया। वाटर उठाने के बाद इन्होंने देखा कि पानी के अंदर कुछ तो बहुत छोटे छोटे जीव इधर से उधर मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला लिविंग सेल जिसने डिस्कवर किया था वो कौन थे? एंटिन वॉन ल्यूवेनहॉक, ठीक है। तो इन्होंने डिस्कवर किया फर्स्ट लिविंग सेल, लिविंग सेल। अच्छा, यहाँ पे इनकी उत्सुकता खत्म नहीं हुई, और भी डिस्कवरीज करी, जैसे कि स्पर्म भी डिस्कवर किया था एंटिन वॉन ल्यूवेनहॉक ने, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखें तो स्पर्म भी किसने डिस्कवर किया था? एंटिन वॉन ल्यूवेनहॉक ने। और स्पर्म किसका डिस्कवर किया था? सबसे पहले तो ऑब्वियसली ह्यूमन बींग्स का किया, ठीक है। ह्यूमन बींग के बाद आपके डॉग, फ्रॉग का भी डिस्कवर किया था। अब सेम बात, डिस्कवरीज तो कर ली, कहीं तो लिखनी है, कहाँ लिखेंगे? तो इनकी भी बुक का आपको नाम याद रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी में मेंशन है। बुक का नाम क्या है बच्चे? बुक का नाम है आपका माइक्रोग्राफिया। मैं यहाँ पे ऊपर करके लिख रही हूँ, इनकी बुक का नाम, सॉरी माइक्रोग्राफिया नहीं, इनकी बुक का नाम था बच्चे अरकाने नेचरे, ठीक है। इसका इंग्लिश क्या होगा? इसका इंग्लिश है सीक्रेट्स ऑफ नेचर, सीक्रेट्स ऑफ नेचर, ठीक है। यहाँ तक तो हमने बात कर ली सेल, पहला मृत दूसरा जीवित।
अब सेल के अंदर वाले पार्ट्स की यानी ऑर्गेनेलीज की बात करते हैं, तो सबसे पहले जो डिस्कवर किया गया था वो क्या था? वो था न्यूक्लियस। ठीक है, और न्यूक्लियस जिन्होंने डिस्कवर किया उनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। तो रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी। ठीक है, न्यूक्लियस की। अभी हम लोग आगे इन सबको पढ़ेंगे। अभी हम लोग आगे इन सबको इन डेप्थ में पढ़ेंगे कि कैसे क्या इनके फंक्शंस हैं और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। अभी बस नाम पे फोकस करो। ओके, थोड़ा सा टाइम दो, 2-3 लेक्चर में आपको ये पूरा टर्म्स हर वर्ड याद हो जाएगा। जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस, बस ट्रस्ट करना प्रोसेस को। ठीक है, तो न्यूक्लियस इन्होंने डिस्कवर किया था बच्चे। और जब बात करें पुरकिंजी ने क्या डिस्कवर किया था, तो पुरकिंजी ने आपके डिस्कवर करा था प्रोटोप्लाज्म। ठीक है भाई, अब ये प्रोटोप्लाज्म पे 2 बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो ये पहले इस प्रोटोप्लाज्म को मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगी। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं रिपीटेड पीवाईक्यू। इट्स अ रिपीटेड पीवाईक्यू। इसे थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगी। चलो, अब जैसे हम बात करते हैं डियर सेल की, तो एक छोटा सा सेल का स्ट्रक्चर बनाते हैं आपका। मानिए आपकी सेल है, ठीक है, ये एक कोशिका है। इस कोशिका के अंदर क्या पाया जाएगा बच्चे? इस कोशिका के अंदर पाया जाएगा केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस। ठीक है, और न्यूक्लियस के चारों तरफ आप लोग हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, यहाँ पे कुछ तो जेली लाइक सब्सटेंस होता है। इस जेली लाइक सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? साइटोजोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइटोजोल बोलते हैं। ठीक है, अब इस साइटोजोल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया पाया गया। ठीक है, लाइसोसोम्स पाए गए, ईआर पाया गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें 2 पाए जाते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, प्लास्टिड्स पाए गए आपके, वैक्यूल पाया गया। ये सब क्या है? ये सब है ऑर्गेनेलीज। ठीक है, सेल के अंदर पाए जा रहे हैं, तो इनको हमने बोला ऑर्गेनेलीज। अब देखो, कभी कभी क्या होता है कि हमें इन सबको एक साथ जोड़ के बताना पड़ता है। ठीक है, तो अगर मैं चाहूं कि ऑर्गेनेलीज और साइटोजोल को एक साथ जोड़ के क्या बोला जाएगा, ऐसे आपसे पूछा जाए, तो इन दोनों को जोड़ के बोला जाता है साइटोप्लाज्म। क्या बोला जाता है? साइटोप्लाज्म। तो पहला वर्ड जो हम लोग देख रहे हैं वो क्या है बच्चे? साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म किस किस से मिलके बना है? साइटोजोल प्लस सेल के जो ऑर्गेनेलीज है। ठीक है, ओके, इतनी चीज समझ आ गई। सेकंड जो वर्ड इसमें इंपॉर्टेंट आ जाता है वो आता है प्रोटोप्लाज्म। क्या आता है? प्रोटोप्लाज्म। तो नंबर हम लोग सेकंड वर्ड देख रहे हैं आपका, नंबर सेकंड है प्रोटोप्लाज्म। अच्छा, प्रोटोप्लाज्म किस किस का मिलके बना होता है? तो देखा जाए तो प्रोटोप्लाज्म मिलके बना होगा साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, यानी कि मैं ये भी बोल सकती हूँ साइटोजोल प्लस ऑर्गेनेलीज एंड न्यूक्लियस। राइट, तो आपका प्रोटोप्लाज्म मिलके बना है साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे आया था? क्वेश्चन आया था व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, या प्रोटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ, ऑप्शंस दिए हुए थे। एक क्वेश्चन आया था विच अमंग द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन प्रोटोप्लाज्म। एज वी नो यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन इंक्लूडेड नहीं है, सेल मेम्ब्रेन माइनस प्लस करके क्या हो जाएगा इसमें आपका? साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस इज नोन एज और प्रोटोप्लाज्म। आई होप इतना समझ आ गया होगा। इस वाले इंफॉर्मेशन में आपको कोई डाउट नहीं होगी, तो हम लोग आगे चलते हैं। थोड़ा सा और स्टैटिक है बट इम्पॉर्टेंट है। इसमें से मैं आपको पीवाईक्यू भी इसलिए बताती जा रही हूँ कि साथ में पीवाईक्यूज कौन कौन से आए हैं। ठीक है, चलो, ओके, सेल थ्योरी मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगी।
पहले हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा स्टैटिक पार्ट। सेल सबसे बड़ा कौन सा होता है, सबसे छोटा कौन सा होता है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं तो जरा इसे देखते हैं। जब हम बात करते हैं आपके सबसे बड़े सेल की, यानी लार्जेस्ट एनिमल सेल की बच्चे, तो ये कौन सा होता है आपका शतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है, सबसे बड़ा सेल है आपका शतुरमुर्ग का अंडा, यानी कि ऑस्ट्रिच एग। ठीक है, ऑस्ट्रिच एग। और जब हम बात करते हैं स्मॉलेस्ट सेल की, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्यों इंपॉर्टेंट है वो आपको अभी समझ आ जाएगा। स्मॉलेस्ट सेल जो होता है वो आपका हम लोग कंसिडर करते हैं बच्चे माइकोप्लाज्म को। ठीक है, किसको कंसीडर करा है, माइकोप्लाज्म को। व्हाट इज द साइज ऑफ माइकोप्लाज्म अगर पूछा जाए तो 0.3 माइक्रोमीटर। और क्यों मैं आपको ये बता रही हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी में मेंशन है, एंड एज वी हैव सीन कि बहुत ज्यादा स्टैटिक पार्ट भी डाल रहा है हमारे एग्जामिनेशन में, तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये माइकोप्लाज्म है क्या, सबसे बड़ी बात ये आ जाती है। तो बेटा माइकोप्लाज्म होता है एक टाइप का बैक्टीरिया। क्या है बच्चे, ये एक टाइप का बैक्टीरिया है। ठीक है, अब ये बैक्टीरिया इंपॉर्टेंट क्यों है, हम लोग इसको इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं, उसका रीजन है कि इस वाले बैक्टीरिया के पास, यानी माइकोप्लाज्म के पास सेल वॉल नहीं होती है। बाकी सारे बैक्टीरियाज के पास सेल वॉल होती है, बट माइकोप्लाज्म के पास सेल वॉल नहीं होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज क्या है, एक्सेप्शन केस है। तो यहाँ पे पहला आ जाएगा नो सेल वॉल, क्योंकि सारे बैक्टीरियाज के पास है, बट इसके पास नहीं है। किसके पास, माइकोप्लाज्म के पास नहीं है। ठीक है, और सेकंड इंपॉर्टेंट, ये क्या करता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन करता है, यानी बिना ऑक्सीजन के रेस्पिरेशन करता है। इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब इसमें एक और छोटा सा पॉइंटर आता है जो आपको ध्यान रखना है, और वो छोटा सा पॉइंटर क्या है, वो छोटा सा पॉइंटर है कि ये जो माइकोप्लाज्म है इसका भी एक टाइप होता है, पी पी एल ओ, फुल फॉर्म प्यूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्यूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इट इज अ टाइप ऑफ माइकोप्लाज्म। बट अगर आपके एग्जामिनर दोनों पॉइंटर्स डाल दे कि इस इन दोनों में से छोटा कौन सा है, तो योर आंसर विल बी PPLO, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। वाई, क्योंकि इसका साइज है 0.1 माइक्रोमीटर, और माइकोप्लाज्म का क्या था, 0.3 माइक्रोमीटर। तो ये आपका छोटा है। ठीक है, इसका है आपका 0.1 माइक्रोमीटर। आई होप आप इतनी चीजें याद रख पाओगे, और नहीं भी याद हो रही हो तो बहुत सिंपल सी बात है, एक बार दो बार तीन बार, एटलीस्ट तीन बार लेक्चर देख लो, अपने आप सारे वर्ड्स याद हो जाएंगे। और उसके बाद एमसीक्यूज लगा लो। दो मैं एमसीक्यू सीरीज लेके आऊंगी इसकी, इसकी पूरी एमसीक्यूज चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, एनसीईआरटी वाइज सीरीज आपको मिलेगी यहाँ पे। ठीक है, चलो ओके, बात करते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ा सेल कौन सा पाया जाता है, यानी कि लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी। तो लार्जेस्ट सेल ह्यूमन बॉडी में होता है आपका ओवम। ठीक है, फीमेल बॉडी में पाया जाता है ओवम। और जब हम बात करते हैं स्मॉलेस्ट सेल की, सबसे छोटी कोशिका आपकी ह्यूमन बॉडीज में पाई जाती है स्पर्म। ये कहाँ पाई जाती है बच्चे, मेल बॉडीज में पाई जाती है। ठीक है, एक और चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, सबसे लॉन्गेस्ट सेल आपके ह्यूमन बॉडी में, सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन सी पाई जाती है, तो वो कौन सी होती है, नर्व सेल, है ना। गुड, तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग कि ह्यूमन बॉडी में सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट सेल कौन सी, तो वो है आपकी नर्व सेल। ठीक है, नर्व सेल। आगे चले, चलो अब यहाँ पे आ जाओ।
इम्पॉर्टेंट पार्ट है, बहुत बार क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं इससे। ठीक है, तो थोड़ा सा इसे पढ़ते हैं जल्दी जल्दी से। आपके जो सेल्स होते हैं हम उन्हें दो प्रकार से डिवाइड करते हैं। एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरा होता है यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक का हमने क्यों डिवीजन किया है? हमने इसको डिवीजन किया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर न्यूक्लियस। किसके बारे में? न्यूक्लियस के बारे में। किसका न्यूक्लियस कितने ज्यादा फंक्शन कर सकता है और कितना ज्यादा मॉडिफाइड है, उस बेसिस पे हमने इसे डिवाइड किया है। ठीक है, चलो आओ। सबसे पहला वर्ड यहाँ आपको जो दिख रहा है वो कौन सा है बच्चे? प्रोकैरियोटिक है। ठीक है, अगर मैं इस वर्ड को तोड़ना चाहूंगी तो प्रो को अलग करूंगी और कैरियोटिक को अलग करूंगी। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, पुराना, प्रिमिटिव। ठीक है, और कैरियोटिक वर्ड आपका लिया गया है कैरियन से, और कैरियन का मतलब होता है सेल, सॉरी न्यूक्लियस। कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। ठीक है, यानी कि वो सेल जिसका न्यूक्लियस कैसा है? प्रिमिटिव, पुराने जमाने का है, तो उसे हमने वर्ड क्या दे दिया? प्रोकैरियोटिक सेल दे दिया। ठीक है, अब यू की बात करें बच्चा, तो यू कहाँ पे यूज होता है? यू का मतलब होता है ट्रू। ठीक है, और कैरियोटिक सेम, न्यूक्लियस, यानी ऐसे सेल जिसका न्यूक्लियस कैसा है? ट्रू है। हमारे अकॉर्डिंग जिसका न्यूक्लियस ट्रू है यानी मॉडिफाइड है, उसे हमने नाम दे दिया यूकैरियोटिक। अब इसमें से क्वेश्चंस क्या आते हैं मैम? बहुत क्वेश्चंस आए हैं और मैं अभी आपको रिलेट कराती हूँ। बस मुझे 1 सेकंड का टाइम दीजिए, अभी आपको रिलेट होगा। इसे हम लोग जरा डिवाइड करते हैं दो पार्ट्स में। चलो, अब दोनों पार्ट्स पे हम लोग सेल बनाएंगे। एक ये सेल हमने यहाँ बनाया, ठीक है, और दूसरा सेल हम लोगों ने यहाँ पे बनाया। कंसिडर इट कि ये क्या है? आपका प्रोकैरियोटिक है। ठीक है, और ये वाला पार्ट क्या है आपका? यूकैरियोटिक है। चलो, अब देखो सेल के अंदर क्या पाया जाता है? क्या पाया जाता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है सेल के अंदर? डीएनए, आरएनए, राइट, प्रोटीन्स, यानी कि आपका जेनेटिक मटेरियल सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे पाया गया है जेनेटिक मटेरियल, इसके पास भी जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, अब वहां पे जो जेनेटिक मटेरियल है बच्चे, वो किसी भी प्रकार की मेम्ब्रेन में नहीं है, उसके चारों तरफ कोई भी प्रकार की मेम्ब्रेन नहीं पाई गई है। बट यहाँ पे इस वाले जेनेटिक मटेरियल के पास क्या है? अपनी खुद की एक मेम्ब्रेन है। ठीक है, जब जेनेटिक मटेरियल मेम्ब्रेन में बाउंड होता है, चारों तरफ से उसकी एक झिल्ली पाई जाती है, तो हम उसका नाम रख देते हैं न्यूक्लियस। इसका नाम हमने क्या रख दिया? न्यूक्लियस रख दिया। और जब जेनेटिक मटेरियल के चारों तरफ किसी भी प्रकार की मेम्ब्रेन नहीं पाई गई है, यानी कि कोई जेनेटिक मटेरियल नहीं पाया गया है, तो हम उसका नाम क्या रख देते हैं? उसका नाम हम लोग रख देते हैं न्यूक्लियोइड। आई होप अब आपको थोड़ा सा रिलेट हो रहा होगा कि यार ये टर्म्स तो आ चुके हैं पीवाईक्यू में। क्या आया था कि कौन से सेल में न्यूक्लियोइड पाया जाता है, राइट? या न्यूक्लियोइड इज फाइंड इन विच अमंग द फॉलोइंग, या प्रोकैरियोटिक सेल में उनमें से कौन सी चीज पाई जाती है? न्यूक्लियोइड पाया जाता है। न्यूक्लियस कहाँ पाया जाता है? यूकैरियोटिक सेल में। चलो, अब इसके अलावा यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस के अंदर एक और चीज पाई जाती है। वो चीज क्या है? यहाँ पे आपका आरएनए पाया जाता है। ये आरएनए कौन सा आरएनए है? आर आरएनए। ठीक है, कौन सा है? आर आरएनए। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन क्या था? टी आर एन ए, जिसमें टी किस चीज के लिए स्टैंड करता है? ठीक है, तो ऐसे 3 आरएनए आपको पढ़ने हैं, आर आरएनए, एम आरएनए और टी आरएनए। मैं अभी तीनों लिखवा दूंगी। ओके, चलो, जब हम आर की बात करते हैं बच्चे, तो ये आर किस चीज को डिनोट कर रहा है? राइबोसोम को। इस आरएनए को हम लोग क्या बोलते हैं? राइबोसोमल आरएनए भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राइबोसोमल आरएनए। और इसका जब हम दूसरा नाम देखते हैं जो साइंटिस्ट ने दिया है, वो क्या है? न्यूक्लियोलस।
ठीक है। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर पाया गया है न्यूक्लियोलस। तो इसका जो नाम आ जाएगा, दूसरे कलर से लिखते हैं, नाम होता है इसका न्यूक्लियोलस। ठीक है बेटा, ओके। अब ये जो न्यूक्लियोलस है, क्या ये मेम्ब्रेन बाउंड है? ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना कि जो न्यूक्लियोलस होता है वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है। ठीक है, सो इट इज अ नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। ओके, इसको एक और कॉमन नाम से बुलाया जाता है। वो कॉमन नाम क्या है? वो कॉमन नाम है आपका राइबोसोमल फैक्ट्री। क्यों? क्योंकि राइबोसोम सिंथेसिस कर रहा है, राइबोसोमल फैक्ट्री। ठीक है, ये एक और नाम है इसका, राइबोसोमल फैक्ट्री। इतनी चीज समझ आई। अब इसके अलावा इसमें एक और पॉइंट आपको ध्यान रखना है, और वो पॉइंट क्या है? वो पॉइंट है कि जहां भी आपको राइबोसोम वर्ड दिखेगा, वहां पे आपको एकदम क्लिक करना चाहिए। राइबोसोम यानी कि प्रोटीन। हमारी बॉडी में जहां जहां राइबोसोम है, वहां वहां क्या बन रहा है? प्रोटीन बन रहा है। तो आपको याद आना चाहिए राइबोसोम से कि इट सिंथेसाइज प्रोटीन। प्रोटीन, ठीक है। अब ये प्रोटीन सिंथेसाइज कर रहा है, इसलिए राइबोसोम को भी एक और नाम से बोला जाता है, और वो नाम क्या है आपका? प्रोटीन फैक्ट्री। चलो एक बार जल्दी से इसको क्विक, एक बार मैं आपको शॉर्ट दोबारा से बता देती हूँ। आपका ये क्या है? यूकैरियोटिक सेल है। यूकैरियोटिक सेल के पास डीएनए है। डीएनए के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन पाई गई है, दैट्स वाई से हमने बोला है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर एक प्रकार का आरएनए पाया जाता है। ये आरएनए है आरआरएनए। यहाँ पे आर स्टैंड करता है राइबोसोम के लिए, इसलिए हम लोग इसे बोलते हैं राइबोसोमल आरएनए। जिसका एक और नाम है न्यूक्लियोलस, और एक और नाम है राइबोसोम फैक्ट्री। ठीक है, अब जहां भी राइबोसोम होता है, जहां पर भी होता है, वो क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। दैट्स व्हाई हम लोग राइबोसोम को और किस नाम से बोलते हैं? किस नाम से बोलते हैं? जल्दी बोलो। प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से बोलते हैं। वेरी गुड, ठीक है। तो अब टर्म आ सकता है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज फाउंड इन प्रोकैरियोटिक। ऑप्शंस होंगे आपके पास, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियोइड, या ऑल ऑफ द अबव। तो आपका आंसर क्या होगा? न्यूक्लियोइड। ठीक है, चलो। अब इसके अलावा दो आरएनए और आपको पता होना चाहिए। एक होता है एमआरएनए और दूसरा होता है टीआरएनए। ठीक है, यहाँ पे एम स्टैंड करता है मैसेंजर आरएनए के लिए, और यहाँ पे टी स्टैंड करता है ट्रांसफर आरएनए के लिए। और ये जो है, ये क्या है? पीवाईक्यू। अब जरा मैं यहाँ बता दूं, यहाँ पीवाईक्यूज कौन कौन से मैंने आपको आज बताए हैं। ओके, न्यूक्लियस पीवाईक्यू में पूछा गया है, टीआरएनए पीवाईक्यू में पूछा गया है, राइबो प्रोटीन फैक्ट्री पीवाईक्यू में पूछा गया है, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन में न्यूक्लियोलस डायरेक्टली पूछा गया है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज हम लोगों ने अभी देखे। अब जरा यहाँ पे आते हैं, न्यूक्लियोइड के ऊपर बेचारा अकेला बैठा है, इसे थोड़ा सा देख लेते हैं। अब जो बेटा आपके बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है, सारे बैक्टीरियाज, ये सब इसका एग्जाम्पल है, सॉरी इसका एग्जाम्पल है किसका? प्रोकैरियोटिक का। तो अब एग्जामिनर आपसे पूछेगा, प्रोकैरियोटिक हमने पढ़ तो लिया, प्रिमिटिव न्यूक्लियस, ये प्रिमिटिव न्यूक्लियस पाया कहाँ कहाँ जाता है? कहाँ कहाँ पाया जाएगा? ऑल बैक्टीरिया। ठीक है, और जब हम बैक्टीरिया की बात करते हैं, तो आपको पता है कि सारे ऑर्गेनिजम्स को हम लोगों ने किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग 5 किंगडम में बांटा हुआ है। बैक्टीरिया कौन से किंगडम में जाता है? सोचो, किसमें जाएगा? किंगडम मोनेरा में जाएगा, राइट, किंगडम मोनेरा। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक में किंगडम मोनेरा पूरा पूरा है। ठीक है, सबसे पहला किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा के अंदर कौन कौन आता है? तो हम लोग यहाँ बोल सकते हैं ऑल बैक्टीरियाज, ऑल बैक्टीरिया। ओके, तो क्या मैं बोल सकती हूँ माइकोप्लाज्मा इज अ प्रोकैरियोटिक?
ऑब्वियसली बोल सकती हूँ। क्या मैं बोल सकती हूँ प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, यानी कि PPLO इज अ प्रोकैरियोटिक? बिल्कुल बोल सकती हूँ, बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया सारे क्या हैं? प्रोकैरियोटिक हैं। ठीक है। अब ये जो बैक्टीरियाज हैं बच्चे, इनको भी हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है आपका आर्की बैक्टीरिया, और दूसरा होता है आपका, नीचे करके लिख रहे हैं, यू बैक्टीरिया। ठीक है बेटा। अब इनके अंदर हमें एग्जांपल्स पता होने चाहिए कि आर्के बैक्टीरिया में कौन कौन से हैं एंड यू बैक्टीरिया में कौन कौन से एग्जांपल है। PYQ, दो PYQ, एक आर्की बैक्टीरिया पे आया है, एक यू बैक्टीरिया पे आया है। यू बैक्टीरिया में नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले बैक्टीरियाज रहते हैं। एक आपने क्वेश्चन देखा होगा, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रुप मेंबर ऑफ अलग किंगडम। एग्जांपल्स वहां पे दिए हुए थे, एनावेना, नॉस्टक, दोनों क्या है आपके यू बैक्टीरिया के एग्जांपल्स हैं। ठीक है। तो ये एग्जाम्पल वाला पार्ट हम लोग कल वाली क्लास में करेंगे, और कल वाली क्लास में हम इस टॉपिक को फिनिश कर देंगे। उसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग लेके आएंगे MCQ। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज, एक चीज मैंने स्टार्ट करी हुई है, सारे PYQs डिस्कस कर रही हूँ, तो उसकी पूरी सीरीज भी आपको यहीं मिल जाएगी, एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। ठीक है। चलो, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, और अच्छे से पढ़ो। यू आर द फ्यूचर ऑफिसर ऑफ इंडिया। ओके, बाय।